रात्रि का शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त है म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, भजन लाल कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होगी सीएमओ में। आज शाम 5 बजे ये बैठक होने वाली है। कैबिनेट के बाद मंत्री परिषद की भी बैठक है। इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर चर्चा की जाएगी, तो वहीं बजट की क्रियान्विति पर भी सीएम मंत्रियों को निर्देश जारी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 5 बजे महत्वपूर्ण बैठक होगी जहां पर बजट को धरातल पर उतारने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, क्योंकि कोशिश लगातार यही सरकार की ओर से की जा रही है कि जो घोषणाएं हैं वो मात्र घोषणाएं ना रह जाएं, उन्हें जमीन पर यानी कि धरातल पर उतारा जाए। और इसी को लेकर आज शाम 5 बजे महत्वपूर्ण बैठक होगी जहां पर बजट की क्रियान्विति को लेकर मुख्यमंत्री मंत्रियों से चर्चा करेंगे और उन्हें दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर भी खास चर्चा की जाएगी। सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके। बाबूलाल, बड़ी बैठक, खास मुद्दों पर चर्चा। जी देखिए, विधानसभा का सत्र चल रहा है, आखिरी दौर है, 2 दिन और विधानसभा चलेगी। इससे पहले आज मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ये बैठक लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री के कई देशों में रोड शो होने हैं। राजस्थान में निवेश लाना है, राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, पानी, बिजली और इसके अलावा हाईवेज के लिए सरकार ने बहुत बड़े ऐलान किए हैं बजट में। तो ऐसे में सरकार की कोशिश ये है कि तमाम जो मंत्री हैं वो बजट की घोषणाओं को जनता के बीच में ले जा करके और एक सकारात्मक माहौल बनाएं, क्योंकि उपचुनाव होने हैं, उनमें सरकार की परीक्षा होगी, सरकार के कामकाज की समीक्षा होगी एक तरह से। तो इसी के मद्देनजर आज की जो कैबिनेट की बैठक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बजट की क्रियान्विति को लेकर भी निर्देश दिए जाएंगे तमाम मंत्रियों को, और मंत्रियों को से कहा जाएगा कि वो जनता के बीच में रहेंगे और आम जनता की सुनवाई करेंगे। जनता का जो भी दुख दर्द है उसमें वो शामिल होंगे और जनता के अभाव अभियोग सुनकर के और सरकार की छवि को और ज्यादा निखारने की कोशिश करेंगे। तो इसी के मद्देनजर आज की बैठक होने जा रही है और बैठक थोड़ी देर बाद में शुरू होगी और उसके बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी। बिल्कुल, तो प्रदेश के मुद्दों से जुड़ी ये बड़ी बैठक होने वाली है जहां पर प्रदेश के हित को लेकर चर्चा की जाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल। अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है, जेएलएन अस्पताल का छत का प्लास्टर भरभरा कर गिर गया। मेल मेडिकल 4 वार्ड का ये प्लास्टर गिरा है। 2 अस्पताल में भर्ती मरीज इस हादसे में घायल हो गए। दोनों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। प्लास्टर गिरने से पलंग भी टूट गया। ये तस्वीर देखिए, अस्पताल के अंदर से ये तस्वीर है जहां पर मरीज उपचार के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां पर वो और ज्यादा घायल हो गए। 2 मरीज जो अस्पताल में एडमिट थे वहां पर प्लास्टर भरभरा कर गिरा और इसके चलते वो बुरी तरह से घायल हो गए और इसके बाद उन्हें आनन फानन में इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि ये जो बड़ी लापरवाही है, ये जो 2 मरीज घायल हो गए, इसके पीछे आखिर किसकी लापरवाही, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या कार्रवाई की जाएगी। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है जहां पर नदी के पास बस हादसे का शिकार हो गया एक शख्स। बस हादसे में 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्राइवेट बस में 30 से 40 यात्री सवार थे। घायलों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। रामदेवरा से गुजरात की ओर ये निजी बस जा रही थी जो हादसे का शिकार हो गई। सिरोही के आबू रोड से ये बड़ी खबर है जहां पर नदी के पास एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस हादसे में करीब 15 यात्री गंभीर घायल हो गए हैं और प्राइवेट बस में 30 से 40 यात्री सवार थे। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। रामदेवरा से गुजरात की ओर निजी बस जा रही थी जो हादसे का शिकार हो गई। अंबाजी सूरपगला नदी के पास ये बस पलट गई। वजह क्या रही बस पलटने के पीछे, किस वजह से ये हादसा हुआ है, फिलहाल इसे लेकर कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन 15 यात्री इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरें देखिए जहां पर ये बस पलटी है, पास में ही खाई दिखाई दे रही है जहां पर बस पलट गई और इसी के चलते 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। करीब 30 से 40 यात्री इस बस में सवार थे। कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कुछ लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। आसपास लोगों की भारी भीड़ वहां पर मौजूद रही
सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके। प्रतीक, कैसे हुआ हादसा और घायलों को लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो अंबाजी के आबू रोड में अंबाजी के पास में सुरपगला है, वहां पर नदी पर जो है अनियंत्रित होकर जो ये निजी बस जो पलट गई। पलटने से इसमें 30 से 40 यात्री बताए जा रहे हैं और 15 यात्री का अभी भी रेस्क्यू किया गया है और बहुत ही गंभीर हालत में उनको जो है ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। पुलिस जाब्ता जो है मौके पर तैनात है और लगातार पुलिस और स्थानीय लोगों के द्वारा लोगों का जो है रेस्क्यू किया जा रहा है और यात्रियों को जो एम्बुलेंस की सहायता से आबू रोड के ट्रॉमा सेंटर में जो है जो भेज कर जो है इनको इलाज किया जा रहा है। वहीं बता दें कि रामदेवरा से होकर जो है ये बस जो है निजी बस गुजरात जा रही थी और जहां पर सुरपगला के पास अनियंत्रित होकर अचानक जो है नदी के पास में गिर गई। प्रतीक, और ये अभी तक तस्वीर हम इसमें देख किसी पा रहे हैं, प्रकार की कुछ कोई और भी जन वाहन होनी वहां से की गुजरते होंगे, वो सुरक्षित रहे इसे लेकर कोई वहां पर बोर्ड लगाई गई है, अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो पुलिस ने जो है बैरिकेटिंग वगैरह जो लगा दी गई है। आने जाने वाले लोग जो रुके हैं और लोग स्थानीय लोग जो है इसकी मदद के लिए आगे आए हैं और पुलिस ने बड़े ही फटाफट ढंग से जो है इसका जो रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक किसी प्रकार की कोई जन हानि की सूचना नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पर घायल जो है इस बस में जो 30 से 40 यात्री बताए जा रहे थे, जिसमें से 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और उन सभी की जो हालत जो गंभीर बताई जा रही है। बाकी का रेस्क्यू जो मौके पर चल रहा है और पूरा रेस्क्यू होने के बाद मालूम चलेगा कि क्या स्थिति रही है। बिल्कुल, आप अपडेट देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली की वादियों में हुई तेज बारिश से अब नदी नाले तेज उफान पर हैं। यहां लगातार हो रही बारिश से अब तालाबों और बांधों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। अच्छी बरसात के बाद इस क्षेत्र के कई झरनों में पानी बहने शुरू हो चुके हैं और उन्हें देखने दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। भीड़वाड़ा भट्टी कांड को 1 साल पूरा। पीड़ित परिवार ने दी बेटी को श्रद्धांजलि। वारदात वाली जगह पर चढ़ाई फूल। दो अगस्त 2023 इसी दिन 17 साल की नाबालिग को इसी भट्टी में गैंग रेप के बाद जिंदा जला दिया गया। वारदात के 1 साल बाद पीड़ित परिवार उसी भट्टी के पास पहुंचा और अपनी लाडली को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। 1 साल पहले बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले 2 सगे भाई कालू और कान्हा को भी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। भले ही कोर्ट ने बेटी के गुनहगारों को उनके किए की सजा दी हो, लेकिन बेटी को खोने का गम आज भी इस माँ को आज भी सालता है। वो जब भी उसे याद करती है बस यही कहती है कि किसी की बेटी के साथ एक घिनौना काम ना हो। आज केस बना 1 साल हो चुके हो। इस भट्टी में हमारी बच्ची को जिंदगी जला दी, जिसको सरकार पुलिस खूब प्रशासन उठायो, सरकारी वकील न्याय दे हमारी बेटी ने। कोई बच्ची के साथ ऐसी नई घटना करनी चाहिए। हमारी बेटियों की दी दुनिया में कोई नहीं होनी चाहिए। बेटी ने जिंदगी जलाई की भट्टी के सामने। परिवार को इस बात का सुकून है कि इंसाफ की लड़ाई में पुलिस प्रशासन ने उनका साथ दिया, लेकिन परिवार को इस बात का मलाल है कि जिन आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए थी। दरअसल इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 7 को बरी कर दिया गया था। 2 अगस्त 2023 की घटना थी। एक मासूम बच्ची रोज की तरह बकरियां चराने अपने खेत पर आई थी। घटना स्थल है भट्टी। इस भट्टी के पीछे ही मर्तका का खेत था, वहां पे बकरियां चरा रही थी। मेन मुलजिमान, मुख्य मुलजिमान थे कालू और कान्हा। उस दोनों मुलजिमान ने बच्ची के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के पश्चात मारपीट की बच्ची के साथ। मारपीट करने के पश्चात बच्ची बेहोश हो गई। बच्ची बेहोश को मुलजिम कालू और कान्हा उनके परिवारजनों ने इस भट्टी के अंदर डाल दिया और डालने के बाद कोयले से भट्टी भरी और आग लगाई और उस बच्ची को जिंदा ही जला दिया गया। 2 सगे भाई कालू और कान्हा ने 2 अगस्त 2023 को खेत में बकरियां चरा रही नाबालिग के साथ पहले गैंगरेप किया और फिर कोयले की भट्टी में जिंदा जला दिया। बताया जाता है कि जब वो नहीं जली तो टुकड़े टुकड़े कर उसे भट्टी में जलाया गया।
वहीं गांव वाले जब तलाश करते हुए वहां पहुंचे तो दोनों भाई बाकी बचे अवशेषों को पास में बने एक तालाब में फेंककर फरार हो गए। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। मौखिक, वैज्ञानिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को जुटाते हुए 1 महीने की अवधि में 2 सितंबर 2023 को चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और साथ ही सरकार से विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति बाबत निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा डे टू डे बेसिस पर हियरिंग की गई और समस्त गवाहों की प्रस्तुति दस्तावेजों के न्यायालय में पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा गैंग रेप और हत्या करने के आरोपी कालू और कान्हा को फांसी की सजा माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई। कोयला भट्टी कांड के दोषियों को तो कानून ने सजा दे दी, मगर आज भी परिवार को दर्द कम नहीं हुआ। माँ वहाँ पहुंची है, अपनी बेटी को श्रद्धांजलि दी है। माँ की आंखें आज भी नम है, न्याय मिल चुका है, पर बेटी की कमी महसूस होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाडे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। 1 साल बीत जाने के बाद भी परिवार का दर्द कम नहीं हुआ। भीलवाड़ा के भट्टी कांड पर आपने देखी है स्पेशल रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री महावीर जी क्षेत्र में गत दिवस हुई तेज बरसात के दौरान बिजली गिरने से एक मकान में दरार आ गई। इससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया। इससे बीपीएल परिवार पवन सिंह का परिवार खुले में रहने को मजबूर है। पीड़ित पवन सिंह ने बताया कि बुधवार को तेज आवाज के साथ बिजली उसके मकान में गिरी, जिससे गड्ढा हो गया, जिससे परिवार सहम गया। घर से बाहर निकलकर देखा तो दीवार में दरारें आ गई थीं। मकान का एक हिस्सा टूटा पड़ा था। छत की पट्टियों में भी दरारें आ गई। मकान में लगी ईंट बिखरी हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार श्री महावीर जी क्षेत्र में राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा 175 mm दर्ज की गई। अभी तक पीड़ित पवन सिंह को प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं दी गई। और बिल्कुल गरीब स्थिति है। मैं साहब फोटोग्राफी करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मकान में पूरा मकान टूट चुका है बिजली से। अब रहने लायक स्थिति नहीं है। बाहर भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है और अंदर रह नहीं सकते। मकान बिल्कुल जर्जर हो चुका है। साहब मुझे सरकारी सहायता हो सके तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा दिलवा दो साहब। मैं बेघर हो चुका हूँ बिल्कुल। 2 बच्ची हैं और 1 बच्चा है साहब। उनकी कोई व्यवस्था सारी फेल हो चुकी है। कोई सिस्टम नहीं मेरे पास साहब। रोजगार नहीं है, सिर्फ फोटोग्राफी है जो सीजन का रोजगार है। जो भी मिलता है तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। और न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। जयपुर ग्रामीण में हो रही बारिश से हाईवे पर हुए गड्ढों से जाम लग रहा था। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और हाईवे निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए सड़क में बने गड्ढों में ब्लॉक डलवाकर डामरीकरण करवाकर मरम्मत कार्य शुरू करवाया। इस दौरान एएसपी नीलकमल और थाना प्रभारी रामलाल मीणा समेत कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि हाईवे पर 6 लेन निर्माण कार्य के कछुआ चाल के चलते क्षेत्र में हुई बारिश से हाईवे पर गड्ढे हो गए, जिससे यहां जाम की स्थिति रहती है और वाहन रेंग रेंग कर चलते हैं। तो वहीं सरहदी बाड़मेर में मौसम विभाग ने 3 अगस्त से 5 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस स्थिति के दौरान जिला कलेक्टर निशांत जैन ने आपदा प्रबंधन से संबंधित तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद ने शहर के निकासी नालों की सफाई का काम पूरा कर लिया है ताकि भारी बारिश के दौरान इकट्ठा हुआ पानी जल्द ही निकाला जा सके। इसके अलावा जिला प्रशासन ने कट्टों में रेत भरकर आपदा प्रबंधन की तैयारी की। ये कदम संभावित बाढ़ से निपटने में सहायक होगा। जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि वे भारी बारिश के दौरान सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति में जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। तो वहीं बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ऐतिहासिक तोलियासर भैरव मंदिर में चोरी का मामला सामने आया। चोरी की पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से चोरी की गई। चांदी के पात्र को लेकर जाते चोर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर पुजारी ने श्री डूंगरगढ़ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि मंदिर में 2012 में प्राचीन मूर्ति की भी चोरी हो चुकी है। तो
तो वहीं जयपुर में पाकिस्तान से आए कुछ परिवार ने CAA के सहारे भारतीय नागरिकता हासिल की। नागरिकता संशोधन एक्ट लागू होने के बाद अकेले राजस्थान में 6000 से ज्यादा दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान से आने वाले हिंदू परिवारों को नागरिकता के लिए आवेदन आया है। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसियां हाईटेक सिस्टम के जरिए दूसरे देशों से आकर नागरिकता लेने वालों की गहनता से जानकारी हासिल कर रही हैं। पाकिस्तान से आए ऐसे ही हिंदू परिवारों से बात की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू करने के बाद अब दूसरे देशों से आने वाले लोगों के लिए नागरिकता लेना आसान हो गया है। इस वक्त हम पोस्ट ऑफिस में हैं, जहां पर केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुसार ऐसे जो लोग जो 2014 से पहले यहां पर आए हैं उनको नागरिकता दी जा रही है। हम उन लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से जो दूसरे देश हैं वहां पर इनकी स्थितियां थी और यहाँ पर किस तरीके से केंद्र सरकार ने जो प्रावधान किए हैं उसके बाद इनको लाभ मिला है। आप कहाँ से आई हैं और यहाँ किस तरीके से? हम अमरकोट से आए। क्या नाम है आपका? अकला। मेरा नाम सर विक्रम है। मैं 2006 में आ गया था यहाँ पे सर। मैं जब आया था बहुत छोटा ही था, तो वहाँ पे सर ये परेशानी है। तो एक तो शिक्षा सिस्टम वहाँ पे सही नहीं है सर, पढ़ाई के नाम में कोई नहीं है और ना सर डेवलपमेंट है कुछ, और जाति भेदभाव ये कुछ ज़्यादा है। और इसको देखते हुए तो सर हम आगे नहीं बढ़ सकते, ना कोई बिज़नेस कर सकते हैं ना ढंग से। बेरोज़गारी भी बहुत है, काम धंधे में सर वो है, और शिक्षा के प्रति भी कुछ भी नहीं है सर, ना आगे बढ़ने के लिए कोई प्रेरणा है सर। और यहाँ पर नए देश में आके सर यहाँ प्रेरणा भी है, शिक्षा भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर चीज़ अभी CA लागू है तो उससे और अच्छी फैसिलिटी मिल रही है सर हमारे लिए। तो हमको धीरे धीरे से प्रोत्साहन हो रहा है। और वहाँ पे सर भेदभाव होने की वजह से हम यहाँ पे आए, भेदभाव बहुत होता है सर वहाँ पे, और छोटी छोटी लड़कियों के साथ सर गलत चीज़ें गलत काम होने की वजह से तो बहुत दुखी हैं सर, परेशान है लोग वहाँ पे काफ़ी, इसलिए सर हम यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम नेहा है। मैं पाकिस्तान में रहती थी, अभी यहाँ पर रहती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा लगता है और यहाँ बहुत फ्रीडम है। मुझे आज सिटीजनशिप मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। और मैं जब पाकिस्तान से आई थी तब मैं 1 साल की थी, तो मुझे वहाँ का माहौल तो नहीं पता, बट वहाँ से अच्छा यहाँ का माहौल है। हाँ, मैं पढ़ लिख के कुछ करना चाहती हूँ और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है। बिल्कुल, जितने भी जो लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, निश्चित तौर पर यहाँ जब नागरिकता ले रहे हैं तो नागरिकता उनको भारत सरकार ने जो नागरिक संशोधन अधिनियम जारी किया है 2019 उसके तहत आसानी से मिल रहा है। चूँकि ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रताड़ित होकर या किसी न किसी कारण से ये वहाँ से छोड़ी है और यहाँ नागरिकता ली है। अब हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के साथ खुश हैं, और वो माँ बाप जो इन बच्चों के लिए जी रहे हैं वो अब इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि यहाँ उन्हें नागरिकता मिली है, और अब जो दूसरी केंद्र और राज्य सरकार की सेवाएं वो भी उन्हें आगे मिल पाएंगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। रुक करेंगे। इस बीच मिल रही बड़ी खबर का SC/ST आरक्षण पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीणा ने केंद्र पर हमला बोला। केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, ये बयान आए हैं कांग्रेस सांसद की ओर से। SC/ST से और SC को SC से लड़वाना चाहती है सरकार। SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण संभव नहीं है। यह आरक्षण संस्कृति के आधार पर मिला हुआ है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उचित कदम उठाना चाहिए। 2 दिन पूर्व जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ST/SC का कोटे में कोटा बंटवारे का आया है, मैं उस फैसले से बिल्कुल असहमत हूँ। वो फैसला संवैधानिक फैसला नहीं है, और उस फैसले के पीछे मैं समझता हूँ कि सरकार की कहीं न कहीं लापरवाही रही है, कहीं न कहीं सरकार की नेग्लिजेंसी रही है कि ऐसा फैसला आ गया। ST/SC कोटे का कोटे में बंटवारा का संवैधानिक प्रोविजन नहीं है। OBC के पैरामीटर्स और EWS के पैरामीटर्स और ST/SC के पैरामीटर्स भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं आरक्षण के लिए। ST का पैरामीटर जो आरक्षण का होता है वो एक उसकी कल्चर से होता है, उसकी जो संस्कृति है उससे होता है, उसकी संस्कृति अलग होती है। और जो SC के पैरामीटर्स होते हैं
वो उनके सामाजिक डिफरेंस के पैरामीटर से होते हैं, उनके दलित पढ़ने के पैरामीटर से आरक्षण होता है, उनके जो समाज में असमानता वो पैरामीटर होते हैं। और ये जो फैसला है वो ऐसा फैसला है जैसे भाई कोई ओबीसी के पक्ष में किया हो, ईडब्ल्यूएस के पक्ष में किया हो। इसलिए पूरे समाज के अंदर, सारी एसटी के अंदर इन फैसलों का ज़बरदस्त विरोध है। सरकार को तुरंत इसके ऊपर कोई न कोई स्टेप लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश के अंदर इनकी जनसंख्या करीब 25% के आसपास है। अभी पूरे देश की जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें 15-16% से ज़्यादा। तो वहीं शुक्रवार को बिजली पर सदन में संग्राम देखने को मिला। विधानसभा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, उधार का सांप हमारे गले में जादूगर डाल गए, मोबाइल और किट बांटने में बजट लगा दिया, बिजली खरीदने के पैसे नहीं थे। जोरदार जादूगर जी ने जादू किया। एक इन्होंने करामात क्या करी साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं, बड़ी जोरदार जादूगर जी ने जादू किया। हाँ, आप सुनो तो सही, बैंकिंग करेंगे हम, बैंकिंग मतलब उधार लेंगे बिजली। आपने उधार लेके और उस समय जो बिजली दी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अब वो भी सांप हमारे गले में डाल गया आप उधार लेकर के। हाँ, हैं? आपको पता था माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पता था हम आएंगे या नहीं आएंगे, कोई हमने कर्म तो किए नहीं ऐसे जो हम आ जाएं। हाँ, लेकिन इन्होंने, पैसे थे नहीं इनके पास, बजट था नहीं साहब, ये तो मोबाइल बांटते, ये किट बांट रहे हैं, पैसे कहां से लाते बिजली खरीदने के लिए? किसानों के पल्ले पैसे ही नहीं थे आपके पास, आपने बजट था ही नहीं साहब, आपने करा बैंकिंग। अब बैंकिंग, आप एक बात बताओ, हम सब समझते हैं, इतने तो बोले नहीं है, सब विधायक हैं, आप सब जानकार हैं, ये बिजली सर्दी में सस्ती मिलती है साहब या गर्मी में सस्ती मिलती है? कब सस्ती होती है? जब सर्दी में सस्ती होती है तो सस्ती बिजली तो बैंकिंग कर ली, और माननीय आपने महंगी बिजली गर्मी के टाइम पे हमें खरीद करके और वो देनी पड़ी आज, जिसको तो वही राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज अजमेर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने संभाग की सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही स्पीकर हेल्प टेस्ट की शुरुआत की, ताकि यहां आने वाले मरीजों को तमाम सुविधाएं मिल सके और उन्हें समस्या होने पर वे इस स्थान पर पहुंचकर जानकारी ले सके। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर में एक पौधा मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत अस्पताल परिसर में पौधा भी लगाया। इसके साथ ही सैंपल लेने के लिए नवीन प्रयोगशाला का भी शुभारंभ किया। आज जेएलएन हॉस्पिटल जो पूरे संभाग का अस्पताल है, उस अस्पताल में निरंतर सेवाओं में सुविधा हो, मरीजों को लाभ मिले, और इतना विस्तार हो गया कि कई जो मरीज आते हैं या उनके अटेंडेंट्स आते हैं, उनको ध्यान भी नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ है। इसके लिए यहाँ पर अध्यक्ष हेल्प डेस्क यहाँ पे प्रारंभ की है, जिसमें 3 लोग बैठेंगे, जो भी आएगा और वहाँ पे सारा डिस्प्ले भी हुआ है, उनको देखें मुझे कौन से कमरे में जाना है, किससे मिलना है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, कौन सा वार्ड कहाँ है, पूरी उसमें जानकारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।